जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट्स की ही, और आर्ग्यूमेंट में ही एक और उसने एग्जांपल देके पूछा है कि इज़ दिस एन आर्ग्यूमेंट। हमें पता है कि आर्ग्यूमेंट हैज़ टू पार्ट्स, एक प्रेमिस में, लेकिन नॉर्मली एक से ज़्यादा चूँकि रीजंस होती हैं तो प्रेमिसेस, और दूसरा कंक्लूजन। तो इसमें उसने कहा हुआ है कि आपका जो सिस्टम है अगर उसमें वाटर लीकेज हो रही है तो उसकी 3 रीजंस हो सकती हैं। एक है द पंप कुड बी वर्न, आपका पंप जो हो वो ख़राब हो गया हो। आपके जो पाइप्स हैं उसमें मसला ये हो कि वो तकसीम हो गए हों, स्प्लिट हो गए हों, ख़राब हो गए हों, या कहीं से थोड़ा बहुत हो सकता है कि ख़राब होने की वजह से, या हो सकता है वैसे वो डिवाइड हो गए हो। डिवाइड होने का मतलब ये है कि कहीं से दरमियान से टूट गए हो ना, क्योंकि पाइप की बात करें। और वन ऑफ द कनेक्शन कुड बी लूज़, कि यहाँ हो सकता है कि जो दरमियान में वो पाइप्स को जोड़ते हैं, या आपने देखा हो अगर वाटर कनेक्शन का जो सिस्टम होता है उसमें जगह जगह कनेक्शंस लगे होते हैं ना, हो सकता है कि उसमें कोई ना कोई इशू आ गया हो। तो इनमें से कोई भी अगर रीज़न हो ना, इन तीनों में से, तो आपका सिस्टम जो है उसमें वाटर लीकेज हो सकती है। लेकिन मैंने चेक किया है तो पाइप भी ठीक हैं, और मैंने सारे कनेक्शंस को भी टाइट एक दफ़ा दोबारा कर दिया है, फिर भी मशीन लीक कर रही है। अब ये एक वो कह रहे हैं कि एक बात है, इज़ दिस एन आर्ग्यूमेंट? अब इसको अगर आप एक सेकंड के लिए वो करके पॉज करके तो कोशिश करें कि क्या आप इसमें प्रेमिसेस यानी रीजंस और कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर आप इसे गौर से देखें तो हमें पता लगता है दिस इज़ नॉट एन आर्ग्यूमेंट। वाई? बिकॉज इसके अंदर तो कोई कंक्लूजन है ही नहीं। उसने आपसे बस ये बताया कि ये 3 रीजंस हो सकती हैं, इनमें से ये दोनों तो नहीं है, लेकिन फिर भी मशीन लीक कर रही है। उसने लिखा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि वो एक कंक्लूजन की तरफ पॉइंट कर रहा है। हाँ, उसने बताया नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? उसने बताया इन 3 रीजंस की वजह से मसला होता है, 1, 2 एंड 3। वो इसको चेक कर चुका है, इसको चेक कर चुका है, इन दोनों में कोई मसला नहीं है। बेशक उसने बोला नहीं है, लेकिन हमें पता लग रहा है, हम खुद कंक्लूड कर सकते हैं कि फिर इधर ही कहीं मसला होगा। ठीक है। अब ये भी एक तरीका होता है कंक्लूजन का। कभी कभी आपने सुना है कि आप कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कहें कि रात को लाइट चली रह गई थी बाहर की, तो आप कभी कभी ये कहते हैं कि लेट्स सपोज घर में 2 ही लोग हैं जो लाइट बंद करते हैं, तो एक कहे कि भाई मैं तो कल घर में था ही नहीं ना। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप सेकंड पर्सन के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं कि मैं तो घर में था ही नहीं। इसका मतलब है कि उसे बंद करनी चाहिए थी लाइट, इसका मतलब वो भूल गया है। लेकिन आप इसे स्टेट नहीं करते हैं, लेकिन सबको पता लग जाता है कि आपके कहने का मतलब क्या है। इसी तरह से उसने इस चीज़ को स्टेट तो नहीं किया कि यही वाला प्रॉब्लम है, लेकिन उसने इन दोनों को जब दरमियान में से निकाल दिया तो हमें खुद ही पता लग गया है कि यही प्रॉब्लम है। इसे कहते हैं इम्प्लिसिट आर्ग्यूमेंट, मतलब जिसमें आप जो है वो बात खुल के नहीं बता रहे होते, एक्सप्लिसिट नहीं होता। एक्सप्लिसिट का मतलब ये होता है कि नज़र आ रहा हो ये रीजंस हैं, ये आर्ग्यूमेंट में जो है ना वो ये वाली कंक्लूजन है, वो सारी चीज़ जो है ना साफ नज़र आ रही होती है। वो नज़र तो नहीं आ रही होती, वो इम्प्लिसिट होती है, बट पता लग रहा होता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, इवन दो आप उसे स्टेट नहीं भी करते। उसे इम्प्लिसिट आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है। वो जिसे कहते हैं ना रीड बिटवीन द लाइंस, कि आप पढ़ लें और आपको पता लग जाता है कि इसी तरह से होगा। ठीक है। नॉर्मली टीचर जो हिंट्स देते हैं रिगार्डिंग पेपर, रिगार्डिंग और इंक्वायरीज, और अगर आप कोई बात पूछें तो उसका जवाब, वो सीधा सीधा जवाब नहीं देंगे, पर वो आपको ऐसा जवाब देंगे कि अब आप मतलब आप उसमें से खुद ही हिडन जो वर्ड्स हैं जो उन्होंने नहीं बोले वो आपको खुद ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल है कि कभी कभी क्या होता है कि अब एक इंसान को जो है वो डेथ पेनल्टी मिल जाती है ड्यू टू मिस्टेक ऑफ केयरलेस वर्क बाय पुलिस और प्रोसिक्यूटर्स। मतलब गलती होती है उस इदारे की केयरलेसनेस होती है या मिस्टेक होती है, जो चेक कर रहा होता है कि बंदे ने कोई जुर्म किया है कि नहीं किया, इसलिए डेथ पेनल्टी ख़त्म कर देनी चाहिए। भाई डेथ पेनल्टी ख़त्म क्यों कर देनी चाहिए? अब आप इस बात को अगर ऐसे पढ़ें तो उसने आपके पास जो आर्ग्यूमेंट है उसकी रीज़न क्या है, रीज़न या प्रेमिस क्या है? मेनी पर्सन आर सेंटेंस टू डेथ ड्यू टू मिस्टेक और केयरलेस वर्क बाय पुलिस और प्रोसिक्यूटर्स, और डेथ पेनल्टी को आपको अबॉलिश कर देना चाहिए, यानी बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए।
तो अब यही बात है कि इन दोनों चीज़ों का इतना कनेक्शन नहीं बन रहा जब तक आपको दरमियान वाली एक बात का ना पता हो। और दरमियान वाली दूसरी बात क्या है, वो ये है कि आप ये भी साथ में कहना चाह रहे हैं कि डेथ एक इतनी कोई आसान चीज़ नहीं है। मतलब ये आपने किसी को 2 स्टेक्स नहीं मारनी, ये आपने किसी को 2 थप्पड़ नहीं लगाने, आप एक्चुअली उससे उसकी जान छीन रहे हो, ठीक है? It is wrong for a person who do not receive a proper trial to be found guilty and sentenced to death. This is implicit. कि मतलब आपने सिर्फ बात ये की है कि कुछ लोगों को पुलिस की केयरलेसनेस की वजह से क्या होता है, उनका सही तरह से ट्रायल नहीं हो पाता। और फिर आपने बताया है कि ये चीज़ गलत है कि अगर किसी का ट्रायल सही तरह से ना हो और आप उसे डेथ पेनल्टी दे दें। ये कोई आप उससे अब 10 लाख, मतलब आप फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ ये कहा है कि डेथ पेनल्टी शुड बी अबॉलिश। आप किसी और चीज़ से मना नहीं कर रहे। ये कोई जुर्माना नहीं है जो आपने से 10 लाख कर लिया और कल को जब दोबारा से आप चेक करेंगे तो चेक करने के बाद जब आपको पता लगेगा कि इस बंदे ने तो ये वाला जुर्म किया ही नहीं था, तो आप उसे 10 लाख वापस कर देंगे। आप ये वाला काम नहीं कर सकते हैं उसके साथ। अगर आपने एक दफ़ा उसकी जान ले ली है तो ले ली है। इसलिए ये बात ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि ये बात गलत है कि जिसको सही तरह से ट्रायल ही नहीं मिला और उसे आपने जो है ना डेथ पेनल्टी दे दी है। अब ये वही बात है, हिडन लाइंस। हमें पता है कि डेथ पेनल्टी इज़ अ बिग थिंग, इसलिए वो कहते हैं कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। इसलिए कि हो सकता है कुछ लोग हों जिनको इस वजह से जो है ना वो फांसी होती हो क्योंकि पुलिस की तरफ से कोई केयरलेसनेस हो, या उनके पास किसी किस्म की सिफारिश हो, या वो किसी के हक़ में बेहतर फ़ैसला कर रहे हों। और इस तरह से तो किसी की जान नहीं लेनी चाहिए ना, इसलिए आपको इसको ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है? तो इम्प्लिसिट चीज़ क्या होती है? एक्सप्लिसिट चीज़ वो होती है जो अभी तक हम देखते आए थे, साफ साफ बात का पता होना। इम्प्लिसिट किसे कहते हैं? कुछ ऐसी बातें जो कि आप बोलते तो नहीं हैं लेकिन हम सबको उसका हिडन मीनिंग पता होता है। अब ये देखें, ये एक सेंटेंस है, उसे हमने आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट किया है। आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट करने का क्या मतलब होता है? उसके प्रेमिस या प्रेमिसेस, अगर एक से ज़्यादा प्रेमिस हों, और उसके कंक्लूजन को लैदा करना, ठीक है? वी शुड अबॉलिश द डेथ पेनल्टी बिकॉज इट डज़ नॉट डिटर क्राइम। के मतलब अगर आप किसी को डेथ पेनल्टी देते भी हैं तो उससे जो आपने क्राइम किया होता है वो अनडू नहीं हो सकता, और ना ही आप उसे आइंदा रोक सकते हैं। अब इसको अगर आप कन्वर्ट करें तो क्या होगा? बिकॉज के बाद वाला जो पार्ट है वो क्या बन जाएगा? वो आपके पास रीज़न बन जाएगी, और जो उससे पहले वाला पार्ट है वो आपके पास कंक्लूजन बन जाएगी। और ये बात हमने लास्ट लेक्चर में भी कही थी कि आपके पास जो है वो इनकी जो तरतीब है वो मैटर नहीं करती। कभी बिकॉज के बाद चीज़ होती है तो उससे हमें पता लग जाता है कि ये आपके पास रीज़न होगी। कभी ऐसे होता है कि शुरू में कोई चीज़ होती है और बाद में लिखा होता है देयरफॉर, और आगे सेंटेंस होता है, और देयरफॉर से हमें पता लग जाता है कि बाद वाली कंक्लूजन होगी। पढ़ के हमें पता लग जाता है कि कौन सी कंक्लूजन है और कौन सी हमारे पास रीज़न है। एक 10-15 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करें और इसमें बताएं इसके कितने जो हैं आपके पास प्रेमिसेस हैं, या एक ही प्रेमिस है, और क्या कंक्लूजन है। क्या आप इसे लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में, मतलब इसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं? चलें जी, ये एक एग्ज़ाम्पल है। उसने क्या किया है? आर्ग्यूमेंट को डायग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। क्या क्या है आर्ग्यूमेंट? क्या है? Pool maintenance can cause hundreds of dollars a year, and we really don't have that kind of money. So I don't think we should put a pool in this summer. Besides, pool pose a real drowning danger to small children as well. अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कंक्लूजन कौन सी है। कंक्लूजन है ये, आई डोंट थिंक वी शुड पुट द पूल इन द समर। ये आपने कंक्लूजन निकाली है, और आप देखें कि इस सेंटेंस में आपने जहाँ से बात शुरू की है दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न, और नीचे उसने एक और रीज़न बिसाइड्स के साथ उसने एक और रीज़न लिख दिया। मतलब पूल मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं, और उसके बाद उसने कहा है कि बच्चों को भी नुकसान है। अच्छा, अब जो बच्चों को नुकसान है ना, वो एक अलहदा चीज़ है। अब ये वाली जो बात है ना कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, ये अकेली, या ये बात कि पूल मेंटेनेंस कैन कॉस्ट
हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स, ये दोनों बातें अकेली अकेली ना इसकी रीज़न नहीं बनती। मतलब आप कहते हैं कि हमें इस सीज़न में जो है ना वो पूल जो है ना वो इसके बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए ना, पूल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो आप कहते हैं क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। ओके, अब कैसे पता लगेगा? हो सकता है कि आप जिस काम की बात कर रहे हो उसके लिए आपको पैसे चाहिए ही ना हो, तो आपको ये साथ में बताना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि उसकी मेंटेनेंस के लिए आपको अच्छे खासे पैसों की ज़रूरत होती है और हमारे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ वही वाली बात है कि अगर आप खाली ये कहेंगे कि उसकी मेंटेनेंस के लिए $100 चाहिए होते हैं, तब भी बात बन सकती है अगर आपके पास $100 होते। अगर आप ये नहीं बताते कि आपके पास नहीं है, तभी ये उसकी रीज़न बन सकती है। इसीलिए देखें उसने उन दोनों को आपस में कनेक्ट किया है कि एक बात तो ये है कि इस पे कॉस्ट लगेगी $100,000 और दूसरी बात ये है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। उसने उसे आपस में कनेक्ट किया है और ये दोनों मिल के एक रीज़न बन रहे हैं और दूसरी रीज़न ये है कि बच्चों के लिए भी डेंजरस है। ठीक है। अब दूसरी वही बात है, हाँ हो सकता है अगर कोई हिडन ट्रुथ होता जैसे यू ऑलरेडी नो दैट हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो ये इम्प्लिसिट भी बन सकता था अगर ये ना बताया हुआ होता। लेकिन चूंकि उसने दोनों रीजंस बता दिए तो ये दोनों इकट्ठी होंगी तभी दे विल मेक सेंस और एक रीज़न बनेगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। आपका एक ही टाइम पे ऐसा ऐसा पूल अरेंज करना है जिस पे ज़्यादा पैसे लगते हों और आपके पास पैसे ना हों, तभी ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक आपके पास रीज़न बनाते हैं। ठीक है। सो इसमें सिर्फ मकसद ये था कि आपको पता हो कि ये दोनों बातें एक साथ हैं, इसलिए क्योंकि अगर आप कहते हैं कि $100 लग जाते हैं और किसी बंदे के पास लेट्स सपोज $1000 हैं, तो वो कहेगा सो व्हाट, तो आपको साथ में बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं हम गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तभी इट विल मेक सेंस। जी, अब आ जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट्स। आपके पास जो स्टेटमेंट्स होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि जब वो आपस में इकट्ठी मिलती हैं तो उनको कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहते हैं। और वो किस तरह से मिल सकती हैं, किस किस तरह से आप जोड़ते हैं आप स्टेटमेंट्स, आपको भी पता है कैसे जोड़ते हैं। आप यहाँ और का वर्ड यूज़ करते हैं या नॉट का वर्ड यूज़ करते हैं या इफ़ देन का वर्ड यूज़ करते हैं या इफ़ एंड ओनली इफ़ का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल अटेंड द मीटिंग और आई विल गो टू स्कूल, तो बेसिकली आई विल अटेंड द मीटिंग इज़ अ स्टेटमेंट, आई विल गो टू स्कूल इज़ ऑल्सो अ स्टेटमेंट, और आपने इकट्ठा होने किससे किया और यूज़ करके, तो नाउ दिस इज़ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। यहाँ पे आप देखें कि एक ओरिजिनल स्टेटमेंट होती है, अगर लेट्स सपोज नॉट ऑफ पी, तो बेसिकली वो एक स्टेटमेंट होती है जिसके साथ नॉट आप लगा देते हो जिससे वो निगेशन हो जाती है। एक होता है पी एंड क्यू, आप उनके दरम्यान में एंड लगाते हैं, एंड का आपको पता है कौन सा सिंबल होता है और इसे कंजंक्शन कहते हैं। इसके ट्रू होने के लिए क्या ज़रूरी है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हों, वरना ये ट्रू नहीं होती। या आप और के थ्रू मिलाते हैं, जैसे आपने यहाँ पे मिलाया हुआ है, और इसके दरमियान में कनेक्टिव होता है कि मतलब वो उन्हें कनेक्ट करता है और ये उसका सिंबल होता है और इसे डिसजंक्शन कहते हैं। फिर इफ़ देन क्यू आ जाता है, ये अब आपके लिए नया नहीं होना चाहिए। इफ़ पी देन क्यू, ये आप लोग आईटीसी में इतनी आगे पहुंच गए हैं कि आपको इसका मतलब पता है। इसका कनेक्टिव इफ़ देन है कि दोनों स्टेटमेंट्स हैं उनके दरमियान में कंडीशन है, मतलब एक कंडीशन है और एक उस कंडीशन का रिज़ल्ट है। और फिर होता है पी इफ़ एंड ओनली इफ़। अब पी इफ़ एंड ओनली इफ़ का क्या मतलब होता है? इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है दोनों एक दूसरे की कंडीशन है और दोनों एक दूसरे की कंक्लूजन है, और इसको क्या कहते हैं? बाई कंडीशनल कहते हैं। आगे हम इनको इंडिविजुअली भी प्रोसेस करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज निगेशन का क्या मतलब होता है? निगेशन का मतलब होता है जो भी स्टेटमेंट हो उसकी नेगेटिव स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल टुडे इज़ फ्राइडे की निगेशन क्या होगी? टुडे इज़ नॉट फ्राइडे, यानी कि ट्रू जो है वो फॉल्स और फॉल्स जो है वो ट्रू बन जाता है। मतलब ट्रू की निगेशन फॉल्स है और फॉल्स की निगेशन ट्रू है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने दिया हुआ है कि बिल गेट्स हैज़ अ याट, तो इसका हो सकता है कि डज़ नॉट हैव अ याट। और द नंबर 10 इज़ अ प्राइम नंबर, उसकी निगेशन क्या हो सकती है? द नंबर 10 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। और द डॉल्फिन लॉस्ट द गेम, द डॉल्फिन डिड नॉट लूज़ द गेम। और इसी तरह से आपके पास ये वाली, इसको एक मिनट के लिए पॉज करें, और ये आपकी एक्सरसाइज है कि कैन यू फाइंड आउट इनकी जो आपके पास बनती हैं स्टेटमेंट, निगेशन स्टेटमेंट बनती हैं, वो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पी और क्यू, किसका क्या मतलब होता है? दो स्टेटमेंट्स हैं और वो सिर्फ तभी ट्रू हो सकती हैं जब आपके पास कम अज़ कम एक ट्रू हो। मतलब देखें दोनों ट्रू पे भी
आपके पास ट्रू हो जाएगी। और उसके अलावा अगर आपके पास, सॉरी मैं गलत बोल गई हूँ, ये पी और क्यू नहीं है, ये पी एंड क्यू है। पी एंड क्यू ट्रू तब होता है जब आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हों, ये एंड है। और एंड तब ट्रू होता है जब आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हों, अदरवाइज़ वो फॉल्स हो जाता है। फिर हम और पे आ जाते हैं, और में आपके पास एक स्टेटमेंट ही अगर ट्रू हो कम अज़ कम तो आपके पास ट्रू आ जाता है। अगर दोनों ही फॉल्स हों सिर्फ तब फॉल्स आता है, वरना आपके पास सब में आंसर क्या आ जाता है, ट्रू आ जाता है। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली एग्ज़ाम्पल है, उसने कहा हुआ है कि टुडे इज़ फ्राइडे, इट इज़ रेनिंग, आई एम गोइंग टू द मूवी एंड आई एम नॉट गोइंग टू द बास्केटबॉल गेम। अब उसने आपसे कहा है कि इन स्टेटमेंट की सिंबॉलिक फॉर्म लिखें। टुडे इज़ फ्राइडे, तो वो क्या बन जाएगा, पी एंड का मतलब है एंड का सिंबल आ जाएगा। और इट इज़ रेनिंग यानी कि क्यू, यानी कि पी एंड क्यू, ये देखें ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट रेनिंग एंड आई एम गोइंग टू मूवीज़। इट इज़ नॉट रेनिंग, इट इज़ रेनिंग क्यू है, तो इट इज़ नॉट रेनिंग क्या होगा, नॉट ऑफ क्यू। एंड लगा हुआ है तो एंड का सिंबल, और आई एम गोइंग टू मूवीज़, ओके, आई एम गोइंग टू मूवीज़, ये है आर, यानी कि नॉट ऑफ क्यू और साथ में आपके पास एंड और आर। इसी तरह से आई एम गोइंग टू बास्केटबॉल गेम, आई एम नॉट गोइंग टू बास्केटबॉल गेम अगर एस है तो आई एम गोइंग टू बास्केटबॉल क्या होगा, नेगेटिव ऑफ एक्स, मतलब नॉट ऑफ एस, और साथ में और आई एम गोइंग टू अ मूवी, और अब इस दफ़ा और लगेगा, आई एम गोइंग टू अ मूवी आर, यानी आपके पास क्या आ गया, नॉट ऑफ एस और आर। फिर इफ़ इट इज़ रेनिंग, अब इफ़ आ गया, इफ़ इट इज़ रेनिंग क्यू और बाद में आप क्या कहते हैं, देन वाला पार्ट इधर ऐसे एरो के साथ आ जाता है, मतलब इफ़ वाला पार्ट इधर और देन वाला पार्ट इधर एरो के साथ इस तरफ आ जाता है। देन आई एम गोइंग टू बास्केटबॉल गेम, और आई एम नॉट गोइंग टू बास्केटबॉल गेम, और आई एम नॉट गोइंग टू बास्केटबॉल गेम क्या है, एस। तो आपका जो एफ वाला पार्ट होता है वो एरो के इस तरफ आता है, और एरो जिधर हेड कर रहा होता है वो बेसिकली क्या होती है, आपकी कंक्लूजन होती है, ये जो आपने काम करना होता है, ये जो आपका रिजल्ट होता है वो इस तरफ होता है। अच्छा जी, इन्हीं एग्जाम्पल्स को देखते हुए कि टुडे इज़ फ्राइडेज, पी क्यू इज़ इट इज़ रेनिंग, आर इज़ आई एम गोइंग टू मूवीज़, और एस इज़ आई एम नॉट गोइंग टू बास्केटबॉल गेम। अगर यही पी क्यू आर एस हों तो कैन यू फाइंड आउट इनकी इक्वेशंस, मतलब इनको सिंबॉलिक वे में आप लिख सकते हैं। 2 मिनट के लिए पॉज करें और ये वाला काम करें। अच्छा जी, अब ये बात जो है ना, इसकी आपको इतनी ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन में, लेकिन बेसिकली 2 तरह के आपके पास जो है ना वो क्वांटिफायर्स होते हैं। एक होता है एग्जिस्टेंशियल और दूसरा होता है यूनिवर्सल। एग्जिस्टेंशियल बेसिकली सिर्फ इस चीज़ पे जोर दे रहा होता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। जैसे आप कहते हैं जैसे आप कहें कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर गुड, मतलब अच्छे स्टूडेंट एग्जिस्ट करते हैं, या एटलीस्ट वन का मतलब ये कम से कम एक स्टूडेंट तो अच्छा होगा। और इस तरह के जो वर्ड हैं, देयर एग्जिस्ट का क्या मतलब, ये होता है देयर एग्जिस्ट 1 or 2 स्टूडेंट्स विच आर वेरी कोऑपरेटिव, 1 or 2 टीचर्स विच आर वेरी कोऑपरेटिव। इसका क्या मतलब है कि आप एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज़ करें। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या होता है, वो आप इसलिए यूज़ करते हैं कि एग्जिस्टेंस होगी, उस चीज़ की एग्जिस्टेंस होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगी। मतलब आप कहते हैं कि एक बहुत बड़ा पूल है कुछ लोगों का, और आप कहते हैं कोई तो ईमानदार होगा ना, 2-3 लोग तो होंगे ना जो सच बोलते होंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि वहाँ पे कम से कम एक बंदा तो होगा ना जो सच बोलेगा, एटलीस्ट वन का मतलब। इसका मतलब ये है कि आप इस चीज़ के लिए श्योर हैं कि इस बड़े पूल में अम, कोई ना कोई तो कम से कम एग्जिस्ट करता होगा, बेशक एक आधा बंदा हो। या जैसे आप कहते हैं कि ये सारे जो हेडफोन्स हैं मेरे पास 3-4 पड़े हुए हैं, पता नहीं कौन सा ठीक है, लेकिन कोई ना कोई एक तो ठीक होगा ना, मतलब आप कहते हैं कि कोई एग्जिस्ट लाजमी करता होगा। अब ये बड़े पूल में से कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता होगा। दूसरी तरफ देखें कि एक स्टेटमेंट में नन, नो, ऑल, एवरी, ये सारे यूनिवर्सल क्वांटिफायर हैं। ये कह रहे होते हैं कि सारी की सारी चीज़ें वैसी होंगी। मतलब जैसे नन ऑफ द स्टूडेंट वॉज एबल टू सॉल्व द पेपर। अब इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कोई भी वॉज नॉट एबल टू सॉल्व द पेपर। नन ऑफ द स्टूडेंट वॉज एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। या आप ये कहें कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जिसने सच बोला हो। अब आप क्या कह रहे हैं, ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। आप सब लोगों की इकट्ठे बात करें कि कोई भी ऐसा नहीं था, या ऑल
सब स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सब ने ये सॉल्व कर लिया। अब ये क्या है, ये भी एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। एग्जिस्टेंशियल सिर्फ ये बताता है कि एक बड़े सारे पूल में कोई ना कोई तो एग्जिस्ट करता होगा जो भी आपकी कंडीशन है उसको फुलफ़िल करे। और ऑल और एवरी का मतलब ये है सारे फुलफ़िल करें, और नन और नो का क्या मतलब है, कोई भी फुलफ़िल ना करे। ठीक है, ये पता लग गया। और जब हम सबकी इकट्ठे बात करते हैं कि सारे ही फुलफ़िल करें या सारे ही फुलफ़िल ना करें, तो वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर बन जाते हैं। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स क्या होते हैं कि कोई ना कोई तो एग्जिस्ट करेगा ना। तो अब क्या होता है कि आप स्टेटमेंट को ना दूसरी स्टेटमेंट में जब कन्वर्ट करते हैं तो आप बेसिकली ये निगेशन की बात हो रही है। तो आप जो क्वांटिफायर, अगर आपके पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर हो ना, तो उन्हें एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में चेंज कर लेते हैं, और अगर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स हों तो उन्हें आप यूनिवर्सल में चेंज कर लेते हैं। कैसे? ऑल डैश आर डैश। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसे आपने अगर इसकी निगेशन बनानी है ना, नेगेटिव वाला जुमला बनाना है, तो आप क्या बनाएंगे, सम आर नॉट। अब देखें, ऑल की जो आपके पास निगेशन है वो सम है। कैसे? मैंने पहले आपसे एक दफ़ा बात की थी कि ऑल, जब आपने किसी चीज़ को ट्रू साबित करना होता है तो आप सबकी बात करते हैं। जब आपने किसी को फॉल्स साबित करना है तो आपके पास एक ही एग्जाम्पल काफ़ी होती है। तो ये रूल है कि आपके पास जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है उसकी निगेशन क्या आएगी आपके पास, वो आपके पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आएगा। मतलब आर तो आर नॉट में चेंज होगा, साथ ही साथ ऑल किस में चेंज हो जाएगा, सम में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से था नन। अब नन भी क्या है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, ये भी किस में चेंज हो जाएगा, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में, यानी कि सम में। इसी तरह से सम आर नॉट, तो इसका निगेशन क्या होगी, और नॉट कन्वर्ट हो जाएगा और में, और सम क्या है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, वो चेंज हो जाएगा किस में, ऑल में। इसी तरह से सम जो है, अगर आपके पास यहाँ पे कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो इसकी निगेशन क्या हो जाएगी, इसकी निगेशन हो जाएगी नन। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, जब आर नॉट को आपने चेंज किया तो वो आर में कन्वर्ट हो गया। और ये वाला जो सम है आप कह रहे हैं, इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा नहीं करते। मतलब कुछ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल सम स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, इसकी निगेशन क्या होगी, ऑल स्टूडेंट्स आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। और यहाँ पे क्या है, some students were able to solve the question, इसकी निगेशन क्या होगी, no one was able to solve the question। इसी तरह से चलें, अब हम ना इन सारी एग्जाम्पल्स को ना एक दफ़ा करके देख लेते हैं। ये अब वही वाली बात है, ये हम करते यही हैं। मतलब हम जब डेली लाइफ की एग्जाम्पल्स देखते हैं ना, तो हम इसी तरह से इसे सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन कभी हमने ये सोचा नहीं। ठीक है, ये भी करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कहते हैं कि तमाम लोगों ने मुझे सच बताया। अब इसको उल्टी स्टेटमेंट क्या होगी, आप ये नहीं कहेंगे तमाम लोगों ने सच नहीं बोला। बेसिकली इसकी निगेशन के लिए इतना ही काफ़ी है कि कुछ लोग सच ना बोलें। आप कहें उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो सच नहीं बोल रहे थे। मतलब अगर आपसे कोई कहता है सब लोगों ने सच बोला, तो आप कहेंगे नहीं, कुछ थे जो झूठ बोल रहे थे, कुछ थे जिन्होंने सच नहीं बोला। दैट इज़ ओके फॉर निगेशन। ठीक है, अब अगला ये आता है, कोई भी ऐसा नहीं था जिसने मुझसे जो है ना वो गलत बयानी की हो। अब यहाँ पे वही बात है, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने गलत बयानी की थी। ठीक है, सम स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, इसकी निगेशन कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने सॉल्व नहीं किया था। अब देखें, ये स्टेटमेंट का उल्टा ये नहीं हो सकता कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने सॉल्व किया। अब मसला ये, वो तो इम्प्लिसिट आपकी रीज़न है। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन, आपको खुद ही पता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने सॉल्व कर लिया होगा। आपने इसका उलट निकालना है। वो तो बेसिकली इसी की एक्सप्लेनेशन है कि अगर आप कहते हैं सम स्टूडेंट्स वर एबल टू सॉल्व अ क्वेश्चन, वो तो इसी के साथ में जो है ना अटैच्ड है कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सॉल्व कर लिया, कुछ ऐसे थे जिन्होंने सॉल्व नहीं किया। लेकिन आपने स्टेटमेंट की वो क्या कहते हैं, एक नेगेटिव स्टेटमेंट निकालनी है। वो क्या होगी, वो ये होगी, ऑल स्टूडेंट्स वर एबल टू सॉल्व अ क्वेश्चन। ठीक है, एक बात याद रख लें कि आपके पास ऑल, नन, सम या हाँ इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, इनमें बेसिकली आपने अगर वो यूनिवर्सल है तो एग्जिस्टेंशियल से कन्वर्ट करना है, और अगर एग्जिस्टेंशियल है तो उसे यूनिवर्सल से कन्वर्ट करना है। कैसे? ऑल कन्वर्ट हो जाएगा, ऑल इज़ अ यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ये चेंज हो जाएगा किस में, सम में, यानी कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में। इसी तरह से ये भी क्या है, आपके पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, ये एग्जिस्टेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपके पास सम है, सम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑल में, यानी एग्जिस्टेंशियल है वो यूनिवर्सल में हो जाएगा, एग्जिस्टेंशियल है वो यूनिवर्सल में हो जाएगा। आगे हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं।
सम बेसबॉल प्लेयर्स आर वर्थ $1 million। अब ये आप कह रहे हैं कि सम ऐसे हैं जिन्हें के $1 million मिलना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि सारे ऐसे नहीं हैं, सम आर वर्थ मतलब वर्थ $1 million और सम आर नॉट। इसकी निगेशन क्या होगी, नो बेसबॉल प्लेयर आर वर्थ $1 million। अब नेक्स्ट क्या है, ऑल मूवीज आर वर्थ द प्राइस ऑफ एडमिशन। और दूसरी तरफ आपके पास इसका क्या होगा, अगर ऑल का वर्ड यूज़ हो रहा है तो ऑल को आप कन्वर्ट करेंगे किस में, सम में। और आगे क्या है, आर का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो आर के साथ आप क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे इसकी निगेशन के लिए। नो ऑड नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, यानी आप कह रहे हैं कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो डिविजिबल बाय 2 है, ऑड नंबर। इसका उल्टा क्या होगा, नो इज़ अ यूनिवर्सल क्वांटिफायर, इसको चेंज करें विद एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, वो क्या आ जाएगा, सम। ऑड नंबर्स, अब आपके पास क्या आ रहा है, नो का मतलब क्या है कि मतलब आपने नॉट लगाया हुआ है, अब नॉट को ख़त्म करके खाली आर आ जाएगा, यानी आर डिविजिबल बाय 2। अब यही वो वाली चीज़ है, ये नेक्स्ट है, इसमें जो है ना वो आप इसको सॉल्व करें और इसको हम क्लास में जो है ना वो भी कर सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं इसके बाद।